आपको सबको पता है कि हर साल हर एमएलए को अपने एरिया का विकास करने के लिए एमएलए फंड मिलता है। अभी तक अपने को पता ही नहीं चलता था कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ कि नहीं हुआ, कितना खा लिया गया। मैं भी जब एक्टिविस्ट था आरटीआई एप्लीकेशन डाला करते थे जी, पिछले साल एमएलए को कितना पैसा मिला, कहाँ खर्च हुआ, कौन कौन से काम कराए। तो जब वेरिफिकेशन करने जाते थे तो पता चलता था वो तो काम ही नहीं हुए, ठेकेदार के साथ मिलकर एमएलए पैसे खा गया। ये पैसा तो आपका है, ये पैसा एमएलए का पैसा थोड़ी है। अभी तक एमएलए अपने घर में बैठ के काम सैंक्शन कर दिया करते थे, इसको बदलना चाहते हैं हम लोग। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है, हमारे 27 एमएलए हैं, इन 27 विधानसभाओं के अंदर हमने ये तय किया है कि हम एमएलए फंड का एक भी पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि आप बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने कई बार देखा है कि करोड़ों रुपए ऐसी स्कीम के ऊपर खर्च कर देते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होती जनता को, और जनता कहती है जी ये बल्ब फ्यूज हो गया, इस बल्ब को चेंज करा दो, तो कहेंगे फंड नहीं है। या आप एमएलए के पास जाओ, कहेंगे जी इस साल का फंड खत्म हो गया, अगले साल आ जाना। तो हमने हर विधानसभा को 15 से 20 हिस्सों में बांटा है और एक एक हिस्से में अब हम जा रहे हैं। हर घर के अंदर चिट्ठी भेज के इन्वाइट करते हैं कि मैं आपके इलाके में इस दिन आ रहा हूं और आप मुझे बताइए कि आपके इलाके में क्या समस्या है और एमएलए फंड कहां खर्च होना चाहिए। तो आज मैं आपके बीच में आया हूं, 4 करोड़ रुपए मिला है जी। 4 करोड़ रुपए में इनका रूल ये है कि 1 करोड़ रुपया केवल वाटर और सीवर से संबंधित समस्या पे खर्च हो सकता है और बाकी 3 करोड़ रुपया दूसरी चीजों पे खर्च हो सकता है। लेकिन उन पे 3 करोड़ पे भी ढेर सारी इनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो काम आज आप लिखवाओगे वो हम लिखते जाएंगे, 2-3 दिन में उन ऑफिसर से पूछ के आपको यहाँ पे पर्चा बांट देंगे कि आपने ये काम कहे थे और उसमें से ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते रूल के हिसाब से, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से काम हो सकते हैं। जो काम हो सकते हैं उनको तुरंत सैंक्शन करा के और उनकी टेंडरिंग वगैरह करा के काम शुरू कराने की कोशिश करेंगे। जब काम खत्म हो जाएंगे, जब वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो दोबारा यहीं पर आके मोहल्ला सभा करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आप उस काम से संतुष्ट हैं। अगर आप कहोगे काम से संतुष्ट हैं, ठेकेदार की पेमेंट तभी की जाएगी, नहीं तो ठेकेदार की पेमेंट नहीं। तो एक नई किस्म की शुरुआत है, आज उसी के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इससे पहले कि माइक आपको दूं, एक क्वेश्चन का जवाब मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे से एक सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने इस्तीफा क्यों दिया है ना? आपने इस्तीफा क्यों दिया? कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा हार्श होकर कह देते हैं भाग गया भगोड़ा है, भाग गया। मैं मानता हूं, मैं भी आ रहा हूं उसके ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है, 27 एमएलए हैं। कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी, हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर 282 इलाकों के अंदर 282 सभाएं की हम लोगों ने, और 257 सभाओं में जनता ने आके ओवरवेलमिंगली बोला कि जी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का बाहर से समर्थन लेके सरकार बना लो, जितने दिन काम करने दे कर लेना, नहीं तो इस्तीफा देके बाहर आ जाना। हमने सरकार बना ली 49 दिन के अंदर। ये मैं कोई अपनी ढींगे नहीं हाँक रहा, लेकिन जितना काम हमने किया, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई सरकार थी जिसने पहले 50 दिन में इतना काम किया। आज हमारा जो घोर विरोधी भी है, बीजेपी कांग्रेस वाले भी हैं, वो भी प्राइवेट में कहते हैं कि जितना फायदा हम लोगों को 49 दिन में हुआ, कभी नहीं हुआ इतना फायदा। ये तो एनडीएमसी एरिया, यहाँ पे बिजली के रेट पहले से कम थे थोड़े, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिला होगा, लेकिन बाकी दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बिल्कुल आधे हो गए थे। आपके दोस्त रिश्तेदार आपको बताते होंगे, बिजली के रेट बिल्कुल आधे हो गए थे उन दिनों के अंदर। 650 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देना, प्रतिदिन 20 किलो लीटर पानी हर महीने मुफ्त देना चालू कर दिया था हम लोगों ने। सबसे बड़ा फायदा हुआ था कि भ्रष्टाचार के अंदर भारी कमी आई थी। सब लोग बताते हैं जी काम कराने जाते थे, पहले काम नहीं होते थे, तो बिना पैसे के काम होने लगे। भारी कमी आई थी भ्रष्टाचार के अंदर, और ये कोई छोटी चीज नहीं है। 65 साल से ये लोग देश की सरकार चला रहे हैं, राज्य की सरकार चला रहे हैं। ये 65 साल में जो काम नहीं कर पाए, 49 दिन के अंदर हम लोगों ने करके दिखा दिया था। अभी परसों में ऐसे ही सभा ले रहा था, अचानक एक लड़का, एक आदमी खड़ा हुआ
कहते जी मैं जीटीबी हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल, कहते मैं डॉक्टर हूं वहां पे। और कहते भाई साहब जब से आपकी सरकार बनी है तब से जीटीबी हॉस्पिटल की पूरी दशा बदल गई है। बोले जब आपकी सरकार बनी थी उसके पहले जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे वो बहुत गड़बड़ थे। आपकी सरकार ने आके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बदले, अब जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट आए हैं वो बहुत ईमानदार हैं और बहुत डायनेमिक हैं। और बोले जी पहले दवाइयां नहीं मिला करती थी सरकारी अस्पताल में, अब महंगी से महंगी दवाई भी सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री में मिलने लग गई है। जितने टेस्ट होते थे वो सारे के सारे टेस्ट बाहर से कर दिया करते थे कि बाहर से करा लो। बोले बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी एक्सरे मशीन काम करने लगी है, सारे ब्लड टेस्ट वगैरह सब अंदर होने लग गए फ्री में। ये कोई छोटी चीजें नहीं है जी। 49 दिन के अंदर काफी काम किया। लेकिन फिर हमने विधानसभा का सत्र बुलाया, उस सत्र के अंदर कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ जाके मिल गए। लोकपाल बिल हमने रखा, वो उन्होंने फेल कर दिया। हम स्वराज का बिल पास करना चाहते थे। स्वराज का क्या मतलब हुआ, जैसे आज हमारी ये सभा हो रही है, मैंने तय किया है कि अब मैं अपना एमएलए फंड जनता की मर्जी से खर्च करूंगा, लेकिन ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं चाहता तो मैं ना करता। हम ये कानून पास करना चाहते थे कि हर एमएलए को कंपल्सरी जनता के बीच में जाके जनता की मर्जी से अपना फंड खर्च करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी करना चाहते थे, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हर एमएलए को जनता की मर्जी से अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। हर इलाके के अंदर हर एजेंसी को जनता से पूछ के पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये हम उस कानून के अंदर लाना चाहते थे। और किसी भी इलाके के अंदर ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक जनता ना कहे सड़क ठीक बनी है, स्कूल ठीक बना है। लेकिन दोनों पार्टियों ने मिलकर वो बिल गिरा दिया। मैं बिजली के रेट और कम करना चाहता था, सब्सिडी और देना चाहता था, इन्होंने वो भी गिरा दिया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मैं कुर्सी पे जमा रहता, काम ना करता, काम तो ये करने ही नहीं दे रहे थे। और दूसरा ऑप्शन था कि मैं सरकार छोड़ देता। मेरी आत्मा नहीं मानी, मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी। मेरी आत्मा ने कहा कि बाहर जाओ, इस्तीफा दे दो और जनता को जाके सारी असलियत बता दो, दोबारा चुनाव आएंगे, 50 से ज्यादा सीट आएगी। हमने इस्तीफा ले लिया, लेकिन इन लोगों ने चुनाव नहीं कराए। उसके बाद इन लोगों ने सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा और आज तक ये चुनाव कराएंगे, कब कराएंगे अभी तक कुछ नहीं पता दोस्तों। लेकिन उसके बाद हमने अपनी मर्जी से असूलों पे किया था, अपनी उसमें हमने त्याग किया था बहुत बड़ा। आप खुद ही बताओ जी, चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। अपनी तरफ से तो हमने त्याग किया था, लेकिन जनता इस बात से बहुत नाराज हो गई। मैं मानता हूं आज मैं जहां भी जा रहा हूं जनता की नाराजगी देखने को मिलती है, जनता बहुत नाराज हो गई। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि जनता क्यों नाराज हो गई इतनी ज्यादा। हमने ना तो पैसा खाया, ना मैंने भ्रष्टाचार किया, अपनी तरफ से मैंने रात दिन मेहनत की थी। उन दिनों के अंदर सोते नहीं थे हम लोग, सारी फाइलें में घर लेके आया करता था मुख्यमंत्री के दफ्तर से, सारी रात काम किया करते। तो जनता इतनी क्यों नाराज हो गई? जनता दो कारण से नाराज हो गई भाई साहब, अगर मैं गलत हो तो बताना। दो कारण से नाराज हो गई। पहला कारण, जिन जिन लोगों के बिजली के बिल कम आए, जिन जिन लोगों के पानी के बिल कम आए, मैं तो एक ही साल का कर सकता था, 31 मार्च तक, अगले साल का बजट कैसे पास कर देता। 31 मार्च तक करके गया था, 1 अप्रैल से फिर बढ़ गया। तो उन लोगों को लगा यार ये तो क्या हो गया। जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार के दुखी थे, पुलिस वाले पैसे लिया करते थे, जैसे सेल टैक्स वाले रेड मारने आ गए। जैसे हमने इस्तीफा दिया, कई व्यापारी मेरे को मिले, उन्होंने कहा जी उसके आपके इस्तीफा देने के बाद सेल टैक्स वालों ने रेड मारी और हमारे को ताना दे दे के गए, दुगनी रिश्वत लेके गए, बुलाओ अपने केजरीवाल को, हम देखते हैं तुम्हारा कौन तुमको बचाता है। ताने दे दे के रिश्वत ली गई और दुगनी तिगुनी रिश्वत ली गई। कई लोगों ने तो कहा कि उस 49 दिन के भी पैसे दो जो जब केजरीवाल की सरकार थी। इसलिए जनता बहुत नाराज हो गई। दूसरा कारण था, जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हर तबके की उम्मीदें बढ़ गई थी। जैसे मैं भी तिहाड़ जेल गया था, जब मैं जेल के अंदर था, जेल के ऑफिसर्स मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जी जब आपकी सरकार बनी थी हमें बहुत उम्मीद हो गई थी, हमने खूब सेलिब्रेट किया था कि अब हमारे को प्रमोशन मिलेगा। 20-20 साल से बोले जी हमको प्रमोशन नहीं मिला था, लेकिन अब हमें उम्मीद बंधी कि अब हमें प्रमोशन मिलेगा, अब हमें पे पैरिटी मिलेगी। कहते जब आपने इस्तीफा दिया हमारी सारी उम्मीदें पानी में फिर गई, हमें समझ नहीं आया अब हम क्या करें। कई कैदी मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर फर्जी केस लगे हुए हैं, जैसे ही आपकी सरकार मिली हमें एक उम्मीद बंधी थी कि अब आप हमें रिहा कराओगे, आप न्याय दिलवाओगे, हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो दोस्तों जो हमने अच्छे के लिए काम किया था, इस्तीफा दिया था, अपनी मर्जी से त्याग किया था, सूलों पे गया था, अब ये समझ में आता है कि एक बहुत बड़ी गलती हुई हमसे।
बहुत बड़ी भूल की हमने, और मैं इसका कोई वो देना नहीं चाहता। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से केवल माफी मांगना चाहता हूं कि हम लोगों से गलती हुई है और आगे इससे सबक सीख रहे हैं हम लोग, आगे कभी हम इस गलती के दोबारा सरकार बनाएंगे दिल्ली के अंदर, 5 साल तक दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, कोई इस्तीफा नहीं देने वाले, कुछ नहीं करने वाले, संघर्ष करेंगे जैसे बाहर संघर्ष करते रहे, अंदर जाके संघर्ष करेंगे। अगर ये नहीं पास होने देंगे बिल तो इनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विधानसभा के अंदर लड़ेंगे, बाहर आके इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग। ये एक सीख हम लोगों ने ली। हमें राजनीति करनी नहीं आती, जो धीरे धीरे सीख रहे हैं राजनीति करनी, लेकिन नीयत ठीक है, नीयत खराब नहीं है। जैसे वो डॉक्टर्स आए अभी मेरे पास कुछ, उन्होंने कहा जी जब आप मुख्यमंत्री थे आपने हमारा 2007 का बैच तो क्लियर कर दिया, तो 2008, 9, 10 का बैच रह गया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आज भी क्या आपकी मांग बीजेपी वाले पूरी कर सकते हैं? बोले ना जी। कांग्रेस वाली पूरी कर सकते हैं? बोले ना जी। बोले कर तो आप ही सकते हो। मैंने कहा तो दोस्त एक गलती हुई है, दोबारा मौका दो, दोबारा सरकार बनाएंगे और 5 साल के अंदर अब आप सब लोगों की मांगे हम पूरी करके दिखाएंगे। तो बस ये मैं आपका गुनाहगार हूं, मैंने गलती की, आप लोगों ने विश्वास होने के बावजूद भी हमने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, हमारा गला बैठ गया आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बोलते हुए। लेकिन सर अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो आपने वो सभी मीडिया के सामने क्यों नहीं रखे? अभी आप ये मत बोलना कि ये मीडिया बिका हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे सबूत मुंह पे क्यों नहीं मारे, कोर्ट में दावा क्यों नहीं किया? अगर आपने मान लीजिए, पहली बात तो आपको जेल नहीं जाना चाहिए था, अगर आप जेल गए तो जेल से आप फिर 10,000 रुपए का बॉन्ड भर के वापस क्यों आ गए? सर ये एक है, अगर स्टैंड आप ले रहे हो तो सर उस पर कायम तो रहिए। सर हमने आपको आज तक, मैंने कभी वोट नहीं दिया था, सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट दिया था पिछली बार और इसी बार। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन आप एक IAS अफसर होने के बावजूद आपके दिमाग ने इतना काम नहीं किया सर कि यार मैं आरोप पे आरोप लगाया जा रहा हूं, पहले सबूत इनके मुंह पे मारूं। अरुण जेटली के प्रूफ वो भी है मेरे पास, जो उन्होंने कनॉट प्लेस में 236 रुपए गज के हिसाब से जमीन दे रखी है कि एक मनिंदर सिंह उनका एडवोकेट हुआ करता था। 236 रुपए गज के कनॉट प्लेस में कितना रेट है, उसके सबूत ऐसे ऐसे आपके पास सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन आपने दिखाए क्यों नहीं? अब मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए सर। सर यही मेरी व्यथा थी जो भी आपने कहा। आपको याद होगा कि 2-1.5 साल पहले मैंने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया था, सलमान खुर्शीद जी का किया था, नितिन गडकरी जी का किया था, मुकेश अंबानी जी का किया था। सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ सर उस पे। अब सुनो, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, सब लोग समझ गया। सारे सबूत जब मैंने खुलासा किया था सारे मीडिया के सामने, क्योंकि कागज रखे थे, अगर मैं कागज नहीं रखता कोई मीडिया वाला चलाने वाला नहीं था। नितिन गडकरी जी ने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया। पहली हियरिंग में मैं कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में पहुंचते ही जज कहते हैं बेल ले लो। मैंने कहा जी सबूत तो देख लो, अगर मैंने कुछ गलत किया है ये सारे सबूत देख लो। मैं फाइलें लेके गया था, मैंने कहा जी ये सारे सबूत देख लो, अगर आपको लगता है मैंने गलत किया है मेरे को जेल भेज दो। लेकिन पहली हियरिंग में बिना सबूत देखे हुए आप मेरे को कह रहे हो बेल ले लो। मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने तो मैं क्या करूं? मैं कह तो रहा हूं सर। अब मैं तुरंत मैं तिहाड़ चला गया, तिहाड़ से लौटा हूं, मीडिया मेरी सुन रही, तो मैं गली गली जाके बताऊंगा। गली गली में जा रहा हूं, जनता के बीच में जा रहा हूं, और हमारे लोग जा जाके बता रहे हैं। हमने पर्चे भी उन दिनों में बांटे थे, पता नहीं अब तक पर्चा बहुत। तो मेरे पास सबूत सारे हैं। जज कहती है बेल ले लो, मैंने कहा जी मैंने कोई कसूर नहीं किया। बेल लेंगे लालू यादव, बेल लेंगे कलमाड़ी, बेल लेंगे राजा, बेल लेगा वो आदमी जिसने मर्डर किया है, बेल लेगा वो आदमी जिसने बलात्कार। मैंने क्या कसूर कर दिया? अगर मैंने गलत इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, मैंने गलत मानहानि मैंने करी है, मेरे को जेल भेज दो, लेकिन ऐसे मैं बेल ले लूंगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है फिर बाहर क्यों आ गए आप? हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अरविंद ने जो प्रश्न उठाए हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जायज क्वेश्चन है, उसके ऊपर एग्जामिन करने की जरूरत है। लेकिन जब तक हम ये एग्जामिन कर रहे हैं, हमारी ये अरविंद को प्रस्ताव है कि अरविंद तब तक बॉन्ड लेके बाहर आ जाए। मुझे लगा ये हाईकोर्ट का ऑर्डर अच्छा था, उसको मानने की जरूरत थी। अगर हाईकोर्ट हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो गया, एग्जामिन, और ये भी कह रहा है, हाईकोर्ट ने बोला कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो बड़े बेसिक हैं,
तो ठीक है, अब हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर देंगे वो लेके फिर मैं बाहर आ गया।